नमस्कार मित्रों। आज सिद्धू ने सच में हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार और जो पूरे देश की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं ऐसे उमाकांत लखेड़ा जी जुड़े हैं। उमाकांत जी, आपका सिद्धू ने सच में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वैसे जैन जी के आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो हो गया, अब यह भी कहा जा रहा है कि इससे जैन जी संतुष्ट नहीं है। पूरी शिक्षा प्रणाली को बदलना होगा और यह आंदोलन केवल जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा, विपक्षी दलों का उसको समर्थन भी रहा और पूरे देश में वो फैल चुका है। आंदोलन जिस प्रकार से पूरे देश में जैन जी को प्रेरित कर रहा है, आने वाले दिनों में देश की राजनीति में क्या परिवर्तन आएगा। यानी मोदी शाह की जो सरकार है, उन्होंने वायदे तो बहुत किए थे, 12 साल से वो गाजर लटकाते हैं और 2047 में विकसित भारत की बात करते रहते हैं, मगर जैन जी तो डेस्परेट है। उनको जिस प्रकार से अब सवाल होते हैं तो उन सवालों के जवाब सरकारों से मांगेंगे, फिर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। पूरे देश में आंदोलन जैसे फैल रहे हैं, तो अब आगे क्या होगा, ये बात हम हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए आपसे उसका विश्लेषण चाहेंगे। तो आपका फिर से एक बार स्वागत और आपसे अनुरोध है कि आप इस पर विश्लेषण करें। लखेड़ा साहब। बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको और आपके तमाम दर्शकों को, और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया। डॉक्टर देसाई साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पिछले 12 साल में, बल्कि ये कहेंगे 12 साल में देश में और गुजरात में 24 साल से जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम कर रही है, उसके खिलाफ एक गुस्से का इजहार है, ये एक आक्रोश का इजहार है। और ये इस आक्रोश को मौके की तलाश थी, और मौके की तलाश इसलिए थी कि आरएसएस ने पिछले 12 साल में, जब से ये लोग अहमदाबाद से इन्होंने दिल्ली शिफ्ट किया है, इन्होंने पूरे सिस्टम को तहस-नहस कर दिया है। इनको ये पता है कि देश में 2 तरह की चीज़ें हैं, एक तो शोध और रिसर्च है, और आरएसएस का ना शोध से मतलब है, ना रिसर्च से लेना-देना है, क्योंकि हिंदुत्व का जो ज़हर इन्होंने पूरे समाज में फैला दिया, वो इन्होंने सबसे पहले देखा कि इस देश की कौन-सी ऐसी व्यवस्था है जिसपे आरएसएस वाले कभी भी आगे नहीं निकलते। तो एक तो इन्होंने डेमोक्रेटिक संस्थाओं को खत्म किया, लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म किया, और दूसरा इन्होंने जो शिक्षा पद्धति है, उसको खत्म किया और उस पर आरएसएस का कब्जा करवाया। और उस आरएसएस के कब्जे के खिलाफ ही ये जितना जनजी का आंदोलन है, वो पूरे सिस्टम में जो आरएसएस का कब्जा है, और आरएसएस के अनपढ़ और जाहिल लोगों ने जिस तरह से देश के पूरा शिक्षा का पैटर्न और नैरेटिव बदला है, उसके खिलाफ ये गुस्सा है। और ये जो नकल हो रही है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाने के बाद शुरू हुई। जब आप सारी चीज़ों को एकाधिकार कंट्रोल कर देंगे, उसमें पारदर्शिता नहीं रहेगी, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन नहीं रहेगा, उसमें ईमानदारी नहीं रहेगी, निष्ठा नहीं रहेगी, पूरा पैटर्न ये समझिए आपकी, जैसे राम मंदिर में देखिए आरएसएस कहाँ एक्सपोज हुए। राम मंदिर की पूरे सिस्टम को आरएसएस संचालित कर रही है, वहां ये एक्सपोज हो गए हैं। ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, मोहन भागवत मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, पूरा आरएसएस की पूरी ब्रिगेड मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। सेम पैटर्न पर इन्होंने, वो तो इन्होंने 3 साल से पाला था, चंदा चोरी ये 3 साल से कर रहे थे। और ये जो शिक्षा पद्धति में जो डकैती है, लूट है, पिछले 10 साल में 152 बार, ये तो वो चीज है जिसके बारे में जो पब्लिक डोमेन पे आई है। ऐसी कितने एग्जाम्स होंगे जो किसी के पता ही नहीं है। जैसे उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में केवल सेलेक्टेड लीक कराया गया, 16 बच्चों को, 16 छात्रों को उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक कराया गया। सारा जो प्रोसेस है, जो एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो सवाल यह है कि इतनी अनैतिक ये पार्टी है, इतनी अनैतिक इनकी सरकारें हैं, ये अपनी बला टालने के लिए सारी चीजें करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो सबसे अहम मुद्दा है कि अब आगे क्या होगा। आगे ये है कि ये अब
इनके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन होंगे, क्योंकि जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उनको ये पता लग गया है कि ये एक ही चीज़ से डरते हैं, जन आंदोलन से। और हम्म। मुझे लगता है कि जन आंदोलन का जो दौर है वो गुजरात से, मुझे ये पता लगा कि गुजरात में भी हालाँकि बाढ़ आई हुई है गुजरात में, कई हिस्सों में दक्षिण गुजरात वगैरह में बाढ़ आई हुई है। लेकिन ये पता लगा कि गुजरात में बड़े पैमाने पर इनके खिलाफ सड़कों पर छात्र उतरेंगे अगर ये बाढ़ जब खत्म हो जाएगी। अभी भी देखिए कि जो मेरी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है कि सूरत वगैरह में कई जगह खूब प्रदर्शन हुए हैं। तो अब लोगों के मन में जो सबसे अच्छी बात है कि लोगों ने ये जो मंदिर चोरी, मंदिर से चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी इन्होंने की, और ये चंपत राय जो प्रधानमंत्री मोदी के खास आदमी है, ब्लू आइड बॉय हैं, जब वो चंदा चोरी में पकड़े गए और उसके बाद कितनी बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि उनको जो है क्लीन चिट दे दी गई। क्लीन चिट दे दी गई कि साहब ये तो दूध के धुले हैं, राजा हरिश्चंद्र के बाद चंपत राय पैदा हुए। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे इस देश में मुझे लग रहा है कि बहुत बड़े जन आंदोलन की नींव रखने वाले हैं, और आने वाले दिनों में आप देखना, कल सोमवार से संसद है, ये सरकार चल नहीं सकती। 1 घंटे के लिए भी, ये मेरा असेसमेंट है कि ये सरकार 1 घंटे के लिए संसद को नहीं चला सकती। ये सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। अमित शाह निशाने पर है। उन्होंने पुलिस के ज़रिए जो गुंडागर्दी करवाई, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के माध्यम से जो गुंडागर्दी करवाई, और गोलचा जो पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे 1 हफ्ते पहले, उनको बदला गया इसी काम के लिए कि वो, उन्होंने कहा भई पुलिस इस तरह से नहीं कर सकती, पुलिस का काम नहीं है कि आप लोगों पर लाठीचार्ज करवाएँ। जब उन्होंने ये कह दिया तो उसके बाद इन्होंने रातों-रात बड़े बेइज्जत होकर के उनको निकाला, जैसे धनखड़ साहब को हटाया था धक्के जी। मार के, ऐसे दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इन्होंने धक्के मार के हटाया। और जो अनुराग कुमार जो दूसरे पुलिस कमिश्नर को लेके आए हैं, वो इतने बेशर्मी से उन्होंने दिल्ली में बच्चों पर लाठियां बरसाई, और अब ये सबक उनको मिल गया है कि वो इस कुर्सी पर बैठने के काबिल अफसर नहीं है। दिल्ली पुलिस में जो लोग इस बात के खिलाफ थे कि बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जाने चाहिए, सवाल ये है कि पैलेट गन कैसे चली। और गृह मंत्री अमित शाह, जिस तरह से उन्होंने गुंडागर्दी करवाई, ये जो पैलेट गन जो छर्रे छात्रों पर छोड़े गए, वो तो अपराध है, क्राइम है वो। और उस क्राइम के लिए जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, तब तक भारत की संसद नहीं चलेगी। मैं आपको ये बात लिख के दे रहा हूँ कि भारत की संसद तब तक नहीं चलेगी जब तक ये पैलेट गन का आदेश देने वाले, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो, कोई भी हो, ये बचेगा नहीं, ये लोग बचेंगे नहीं। अब इन्होंने अपना रास्ता शुरू कर दिया है, और आंदोलन भले ही जंतर मंतर पर खत्म हो गया, टेंट उखड़ गए, लेकिन देश के टेंट अभी बरकरार है। देश देश में टेंट जारी है, टेंट और लगेंगे अभी देश में। जी जी सर, आज ये भी खबर आई है कि इन्होंने क्या किया है कि हम तो चोर हैं, हम तो पेपर लीक करा रहे हैं। ये तो हो ही गया क्योंकि इनका इस्तीफा हो गया, तो मगर उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब के जो वहां की शासकीय सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, उनकी जी गिरफ्तारी की है। वो आईएएस अफसर रहे, उनकी जी गिरफ्तारी करी है। तो यानी कि ये लोग है ना, बदला लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से नड्डा ने भाजपा का बचाव करने के लिए कांग्रेस और कम्युनिस्टों की सरकारों पर आरोप लगाए थे, इसी प्रकार क्योंकि ये लोग है ना, ये मानते अपने आप को दूध के धुले साबित करने के लिए औरों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे चलेगा? ये कार्ड कैसे चलेगा? देखिए, जब से इन्होंने, मैं आपको एक बता दूं कि जो भी एग्जामिनेशन देश में हो रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जब इन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बना दी है तो उसके लिए ये जिम्मेदार है। और सवाल ये है कि ये नैरेटिव मोड़ने के लिए जो चाटुकार मीडिया है, अभी भी 2-4 अखबार अभी भी इनकी जेब में है, क्योंकि ये उनको लाखों करोड़ों का विज्ञापन रोज देते हैं। तो उसके खिलाफ उनसे ये एजेंडा चलवाते हैं, और ये अपराध है। ये इस तरह से एजेंडा चलाना अपराध है। आप जो है छत्तीसगढ़ में आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। आप पहले 10 साल का तो हिसाब दे दो। 152 पेपर लीक हुए हैं, उनका पहले हिसाब दे दो। और अब ये नड्डा की बात बिल्कुल आपने सही कहा कि नड्डा इसको अपना कीचड़ जो है, जो कीचड़ इनके चेहरे पर कालिक पुती हुई है, नड्डा एंड कंपनी और इनकी जो गवर्नमेंट है, इनकी जो सरकार है, इनके जो मंत्री है, इनके जो संतरी है, इनके जो चोर लुटेरे हैं,
इनके चेहरे पर जो कालिक पुती है, उस कालिक को अपने चेहरे पर थोड़ा हाथ लगा के दूसरे के चेहरे पर ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे ये बचेंगे नहीं। ये जो चीज़ें जो पाखंड कर रहे हैं, ये पाखंड पहले ये बताएँगे, अभी संसद में इनको जवाब देना होगा और मुझे लग रहा है कि ये किसी भी नैरेटिव में सक्सेस इसलिए नहीं हो पाएँगे कि इनकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी थी, अपनी साख थी, वो चोरी में मंदिर चोरी से जो चढ़ावा की चोरी की उन्होंने उससे साफ हो गई। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर चढ़ावे की चोरी में आरएसएस के लोग नहीं पकड़े जाते, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं पकड़े जाते, तो ये इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता और छात्रों को पता लग गया है कि ये लोग शिक्षा के खिलाफ हैं, ये लोग पढ़ा-लिखे समाज के खिलाफ हैं, ये लोग उच्च शिक्षा के खिलाफ हैं, ये लोग इस देश में जो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट के खिलाफ है, ये लोग चर्चा वार्ता के खिलाफ है। इसीलिए इन्होंने 1 महीने तक जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए लोग थे, उनसे कोई वार्ता नहीं की क्योंकि इनका डेमोक्रेसी में कोई यकीन नहीं है। इनके रग-रग में नाज़ी की जो जर्मनी की जो तानाशाही है, वो कूट-कूट के भरी पड़ी है। तो ऐसे लोग जो तानाशाह हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जो इंटरेक्शन नहीं करते, जो मीडिया को सच नहीं बताते, जो रील प्रधानमंत्री बन गए हैं, रील बनाना शुरू कर दिया उन्होंने क्योंकि उनका किसी पर यकीन नहीं है। और मैं आपको बता दूँ कि मोदी पूरे सिस्टम में अकेले पड़ गए क्योंकि कोई उनके साथ नहीं है। वो नहीं चाहते थे, सरकार ने आखिर तक ये सोचा कि धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जाए, किसी भी कीमत पे ले-दे करके बचाया जाए, लेकिन ये बचा नहीं पाएँगे और अभी इनके मंत्री और रडार पर हैं, उन मंत्रियों को हटना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि अमित शाह अब बचेंगे नहीं। अमित शाह सीधे टारगेट पे, जब तक अमित शाह जवाब नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इस सरकार को अमित शाह चला रहे हैं, खासतौर पर दो 2024 के बाद। हर चीज़ में अमित शाह ने पूरी सरकार को कंट्रोल कर दिया और वो अपने को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन देश के जो जेन ज़ी हैं, जो युवा लोग हैं, उन लोगों को ये पता लग गया है कि ये जो सरकार है, ये अनपढ़ और जाहिल लोग हैं, जो इस देश को चला रहे हैं। इन लोगों के पास फर्जी डिग्रियाँ हैं और ये फर्जी डिग्रियों का कोई पता ना चले इस देश को, इसलिए ये नैरेटिव जब-जब मौका आता है, नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करते हैं और छत्तीसगढ़ के जो पूर्व जो अधिकारी रहे आईएएस ऑफिसर उनके खिलाफ आप क्या अब याद आई आपको? पहले सवाल तो ये है कि आप आपको अब याद आई, आप तो वहाँ पिछले 3 साल से तो आप वहाँ सत्ता में हैं छत्तीसगढ़ में। अब कैसे याद आई आपको? आपने कि उसके यहाँ भी चोरी हुई है, तो ये कहते हैं कि हम चोर हैं, तो बाकी सब भी चोर हैं। तो उसके यहाँ चोरी हुई थी, उसने 6 साल पहले एक चप्पल की दुकान से एक जोड़ा चप्पल उठाया था। अरे! इतने बड़े डकैत और चोर आप लोग हैं, अपनी जी चोरी का तो हिसाब दे दो देश को। सर, इसमें एक आदमी बहुत एक्सपोज हो गया और वो मेरे ख्याल से छात्रों की विजय तो हुई, मगर एक आदमी एक्सपोज हो गया, वो सोनम वांगचुक है। जिस प्रकार जी, से उन्होंने अनशन छोड़े नड्डा के हाथों और जी। फिर उन्होंने मुद्दा भी छोड़ दिया जे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का, और फिर बाद में चलकर उन्होंने बाकी के खुलासे करना शुरू कर दिए। तो यानी ये क्या खेल क्या था वांगचुक का। देखिए बांगचुक को जो बांगचुक का पूरा जो नैरेटिव था, जो पूरा खेल था, खेल ये था कि भई जंतर-मंतर पर जो आप एक प्रदर्शन करवाइए और ये जो अब होता क्या है ना कि अब इनके हाथ में चीज़ें रह नहीं गई हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि वांगचुक जैसे ही पिक्चर से हट गए, खत्म हो गए, फिनिश हो गए। वांगचुक हिस्ट्री बन गए। अब कोई भी जो ये जो सो कॉल्ड जेनज़ी है, जो जेनज़ी के नेता अपने को बता रहे हैं, कॉकरोच सीजेपी, कांग्रेस जनता पार्टी, इनका भी वही हाल होगा। क्योंकि ये लोग अब इनको पता है कि हमारे इन्होंने मंत्री के साथ वार्ता जब उन्होंने की है, तो आंदोलन खत्म करेंगे। ये तो छात्रों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। भई जो वहाँ जंतर मंतर पे जो खड़े हुए हैं, जो लोग आए, वो कोई इनके कार्यकर्ता थोड़ी थे। वो तो इनके कार्य उसके बाद इनके धरने प्रदर्शन के बाद भी लोग जंतर मंतर पे जुट रहे हैं। तो सवाल ये है कि अब इनके हाथ में थोड़ी है, वो तो ये किस्म से सरकार ने एक सिस्टम ने क्या किया कि ऐसा काम करो कि जिससे ऐसा ना हो कि राहुल गांधी को कोई क्रेडिट चला जाए। तो उसको ये इस तरह से नैरेटिव करने की कोशिश की गई और जो सोनम वांगचुक तो अभी अस्वस्थ हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है, सोनम वांगचुक ने अपनी पत्नी को आगे कर दिया और उसका अब उनका क्या एजेंडा? एजेंडा ये है कि राहुल गांधी ने जो धरना प्रदर्शन दिया था, इस सरकार के खिलाफ, इतना बेशर्म प्रधानमंत्री इस देश में कभी नहीं हुआ। मैंने दसियों मतलब 10 प्रधानमंत्री, 9 प्रधानमंत्री देखे। पीएम हाउस में जहाँ पर वो गेट बना हुआ है, हम पूरी रात-रात वहाँ खड़े रहते थे क्योंकि हम लोग कैबिनेट की ब्रीफिंग कवर करते थे। पीएम हाउस में कैबिनेट की ब्रीफिंग होती थी। जी 1:30 बजे रात, 2 बजे रात ब्रीफिंग होती थी कई-कई बार।
चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो, देवेगौड़ा की सरकार रही हो, नरसिम्हा राव की सरकार रही हो, हर्षद मेहता वाले इश्यूज पर हम लोग वहीं खड़े रहते थे 1992-93। तो जी सवाल ये है कि वहां पर अगर 90 एक देखे ना कि देश के 25-30 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि वहां जमीन पर बैठे हुए हैं इस गर्मी में, और उस दिन इत्तेफाक से खड़गे साहब का भी जन्मदिन था। अगर इनमें थोड़ा-सा भी इंसानियत और मानवता होती और एक शिष्टाचार होता, तो एक 84 साल का बुजुर्ग आदमी आपके गेट पर खड़ा है, क्योंकि आप पार्लियामेंट तो चलने नहीं देते, सरकार पार्लियामेंट नहीं चलने देती है। सरकार ऐसा जी काम करती है और कल से भी ये काम करेंगे पार्लियामेंट ना चले, और ये गुंडागर्दी करके ये परिशमन बिल लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने वो एजेंडा फैलाना शुरू कर दिया कई अखबारों में कि साहब वो अब संसद चलाने का रास्ता साफ हो गया है। तो आप कौन होते हैं? संसद संसद चलाने का रास्ता साफ करने वाले कौन लोग हो? किसने बताया कि संसद चलाने का रास्ता साफ हो गया? कौन था वो आदमी? तो हम्म इनके जो चाटुकार मीडिया है वो ये खबरें छापते हैं अखबारों में। मैंने भी फेसबुक पे डाला है कि भई ये संसद चलाने का रास्ता साफ हो गया, आपको किसने बताया? कौन आदमी जिसने आपको बताया? तो ये जैसे एजेंडा इस तरह से चला। जी, जी। हाँ, जैसे तो इस धर्मेंद्र तरह से प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा, ये भी सूत्रों के हाँ, हवाले से बता रहे थे। हाँ। और सूत्रों से तो बेशर्म सूत्र जो थे, दो बेशर्म सूत्रों ने फिर बताया कि इस्तीफा हो गया। उन्हीं सूत्रों ने 24 घंटे पहले बताया कि किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं होगा। वही बेशर्मी से उन्होंने अपना कलर कालिक को हटाया और फिर काली नई कालिक पोत दी, कहा कि अब होगा। तो ये जो जी सवाल, ये जो सरकार है, ये सर्कस है, ये सरकार नहीं है ये। ये ये सर्कस चल रहा सरकार है, नहीं सर्कस है, सही बात है। आपने सर्कस सही सर्कस चल रहा शब्द है। प्रयोग है ना? और इस इस्तेमाल सर्कस में किया। होता है ना, सर्कस यहाँ है, कल अहमदाबाद में, फिर वो गांधीनगर में, फिर वो सूरत में, राजकोट में, बड़ोदरा में, सर्कस भी गुजरात में खूब चलता है। तो ये सर्कस किसी जमाने में जब सिनेमा इतना पॉपुलर नहीं था, टीवी नहीं था, तो सर्कस वालों की हम्म, खूब दुकान चलती थी। तो ये सर्कस है, हम्म। सर्कस चला रहे हैं ये लोग, और ये जादूगरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जादू एक्सपोज हो गया है। मैं बता रहा हूँ आपको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कि मोदी का जो ऑरा था, मोदी मैजिक था, मोदी के नाम पर वोट पड़ते थे, अब करके दिखा ले मोदी के नाम पर वोट। हम्म। मोदी के नाम पर नहीं, अब वोट वैसे भी पड़ता है तो लेके दिखा लेना। 24 में भी पेट्रोल कहां मोदी का करिश्मा रहा, 240 में सिमट गए सर। अरे मैं तो बता रहा हूँ कि बनारस में, इलाहाबाद में, देश के कई हिस्सों में जो पेट्रोल पंप पे मोदी जो है कि फोटो के होर्डिंग लगे रहते थे, बच्चों ने फाड़ के फेंक दिए, उखाड़ के फेंक दिए। तो ये जो चीजें हो रही है, आरएसएस वाले जो इनके साथ है, आरएसएस दो कैटेगरी है। मेरी लोगों से बातचीत होती है, आरएसएस के लोगों से बातचीत होती है, उसमें 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी तो पूरी तरह इनके खिलाफ विद्रोह पे उतरी हुई है। उन्होंने कहा कि साहब इन्होंने देश को कलंकित कर दिया है। आपके गुजरात में तो बहुत आरएसएस के लोग हैं, वो भी आपको डिबेट को सुनते होंगे। उनका ये कहना है ये बहुत गलत है, ये दोनों ने पूरी भारतीय जनता पार्टी बर्बाद कर दी। एक तो वो लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में 70% आरएसएस में लोग हैं, जो ये कहते हैं कि इन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी को तार-तार कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसके बाद बचे 30% लोग, जो 30% लोगों की बात करते हैं अभी। 30% लोगों का ये वो दुविधा में है, वो कहते हैं साहब हम बोल नहीं सकते, हम तो गुलाम हैं। लेकिन आप जो है सही कह रहे हैं, हम आपकी डिबेट सुनते हैं, आपकी चर्चा सुनते हैं, और कोई बोल नहीं सकता इनके खिलाफ। तो आपने कब से इनके खिलाफ बोल रहे हैं? तो हम तो इनको एक्सपोज़ करते हैं, नंगा करते हैं, इनके लोगों को नंगा करें, इनके मंत्री कितने अनपढ़ और जाहिल हैं, वो मेरे को बहुत पता है। मैं जानता हूँ कि इनको कुछ लिखना 4 लाइनें, शुद्ध 4 लाइनें हिंदी, अंग्रेजी, अंग्रेजी तो छोड़ दीजिए, इनको हिंदी लिखनी नहीं आती। 4 लाइनों में 15 गलतियाँ। मेरे पास एक कागज़ हम्म पड़ा हुआ है। 4 लाइन में 15 गलतियाँ। मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है, इनका इनके जो एमपीज़ हैं, इनके जो लोग हैं, वो इस तरह से करते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि लिखे-पढ़े लोगों से इनको बहुत नफ़रत है, हेट करते हैं लिखे-पढ़े लोगों से। समाज में इसीलिए इस शिक्षा को पूरी तरह खत्म करके उन्होंने कहा कि भाई नकल कराओ, नकल करा करके अपने लोगों को जिनके पास पैसा है उनको पास करवा दो, और बाकी बाकी भेड़-बकरी की तरह इस देश में लोग रहेंगे। 80 करोड़ लोग और रहेंगे जो 5 किलो राशन पर पल रहे हैं। और ये 2047 का इनका एजेंडा है कि वहाँ तब तक ये इस देश पे मूर्खों को, तब तक तो इनकी हड्डियाँ भी नहीं बचेंगी। जो इस हम्म 2047 की बातें जो कर रहे हैं, 2047 तक थोड़ी बचेंगे ये। जो 2047 तक जो बचे रहेंगे, उनको
ये जो है कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये खत्म कर देंगे पूरे सिस्टम को तहस-नहस। और बहुत अच्छी बात है कि देश के जन जी को, लोगों को, इवन आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को, जो समझदार लोग हैं आरएसएस, बीजेपी में, उनको ये पता लग गया कि इनका इलाज सही हो रहा है। वो खुश है जी इस बात से, कम भाजपा तो बचेगी। अरे ये लोग डूब गए, भाजपा तो बचेगी। इस चक्कर में बहुत सारे लोगों की रुचि इस पूरे आंदोलन में, जन जी के आंदोलन में, ऐसा मेरा मानना है। जी, थैंक जी यू। सर, इसका मतलब ये हुआ कि आपका विश्लेषण ये कह रहा है कि ये आंदोलन थमेगा नहीं। आपने कहा कि जंतर मंतर पर जो टेंट, मान लीजिए कि वो टेंट अभी उखाड़े जा रहे हैं या खाली कराया जा रहा है, तो देश भर में टेंट लगेंगे। यानी इसका मतलब कि पूरे देश में आंदोलन का माहौल तो बना रहेगा। ये सरकार के खिलाफ एक माहौल जैन जी ने खड़ा जो किया है, इनको एक्सपोज कर दिया है और ये बेनकाब हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ये आंदोलन थमेंगे नहीं और इनमें से किसी के इस्तीफे होना लाजमी है, ऐसा हम मानते हैं। आज आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।